नेक्स्ट टॉपिक है स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस हम ऑलरेडी कितनी बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है? री एमिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें ना ये फ्लोरेसेंस ऐसे होती है। ठीक है, अब अगर ये वाली क्वेंच का मतलब समझते हो आप, उसको रोकना, कि मतलब अगर ये फ्लोरेसेंस रुक जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल ऐड किया जाए जिसके कारण क्वेंचिंग हो जाए, फ्लोरेसेंस रुक जाए, या फिर एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी किसी सराउंडिंग मॉलिक्यूल को लूज कर दे बिफोर फ्लोरेसेंस, कि फ्लोरेसेंस हो ही ना, क्योंकि फ्लोरेसेंस होने के लिए वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होना चाहिए ना। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में एक्टिवेटेड ही नहीं रहेगा तो वो फ्लोरेसेंस करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो बेसिकली ना दो तरीके से इसकी क्वेंचिंग हो सकती है, वही जो मैंने अभी बोला कि या तो जो आपका सिस्टम है ना, सपोज दिस इज सिंगलेट स्टेट, दिस इज ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, और दिस इज ग्राउंड स्टेट, है ना। तो अगर ये इधर से ग्राउंड स्टेट में आता है S1 से, तभी आपकी फ्लोरेसेंस होगी। लेकिन अगर ये T1 में चला जाए, T1 में चला जाए तो फिर तो इसकी फ्लोरेसेंस नहीं ना होगी। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से हम फ्लोरेसेंस को रोक सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो एक तो हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से फ्लोरेसेंस को क्वेंच कर सकते हैं। सेकेंडली, हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ऐड कर दें जो कि क्या करे, उसको क्वेंच कर दे, मतलब उसके ऊपर खुद कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, लेकिन वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी को अपने ऊपर ट्रांसफर करवा ले, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डीएक्टिवेटेड हो जाए, फिर भी फ्लोरेसेंस जो है वो नहीं होगी। और जो हमने सब्सटेंस डाला ना, उसको क्या बोलेंगे? क्वेंचर। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे Q से। ओके, उसके बाद ना स्टर्न एंड वॉल्मर ने इसके ऊपर स्टडीज की। ठीक है, और उन्होंने ना मतलब जो क्वेंचिंग हो रही है ना फ्लोरेसेंस की, उसके रेट कांस्टेंट्स को स्टडी किया। ठीक है, स्टेप वाइज पहले उसके सारे स्टेप्स देखे, फिर ये देखा कि एक्चुअल में जो फ्लोरेसेंस का रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर क्वेंचिंग हो रही है तो। ठीक है, तो उनने ना कोई भी ए मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, ए मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट जो है पास करवाई। ठीक है, और क्या हो गया? वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिवेशन। फिर उसके बाद अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बट एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल ना, फिर से वो क्या करेगा? री एमिट करेगा अपनी लाइट। तो सपोज उसने अपनी री एमिट कर दी लाइट, HV री एमिट हो गई, और ये एक्टिवेटेड से फिर किस में आ गया? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में। देखो, स्टार रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, तो फिर से ये डीएक्टिवेटेड स्टेट में आ गया और रेट कांस्टेंट को K1 डाल दिया। ठीक है, ये फ्लोरेसेंस हो गई। ओके, उसके बाद और क्या ऑप्शन है इसमें? अच्छा, इसमें अभी जो मैंने दो बोले हैं ना, अगर इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है तो उसको इंटरनल क्वेंचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई सब्सटेंस आप बाहर से ऐड करो तो उसको एक्सटर्नल क्वेंचिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके और हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए, उसको रेट कांस्टेंट K2 डाल दूं, तो फिर भी ये क्या कर जाएगा? डीएक्टिवेट कर जाएगा। और अगर कोई क्वेंचर डाला, फिर भी क्या कर जाएगा? डीएक्टिवेट। उसको रेट कांस्टेंट क्या डाल दिया? K3। क्लियर है चारों रिएक्शंस? अब स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, K1 में रिएक्टेंट क्या है? A स्टार, K2 में क्या है? A स्टार, K3 में क्या है? A स्टार प्लस Q। देखना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन K1 स्टार, A स्टार प्लस K2, A स्टार प्लस K3, A स्टार इंटू Q। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स, और K1, K2, K3 क्या? रेट कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक है, अगर मैं IF मान लूँ इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो क्वांटम यील्ड इसकी कैसे निकलेगी? दोनों को डिवाइड कर दूं। ठीक है, अब IF क्या आपका? इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, और फ्लोरेसेंस वाला प्रोसेस कौन सा है? सिर्फ ये वाला ना, तो सिर्फ ये वाला रिएक्शन आएगा उसमें, K1 A1 स्टार। ठीक है, तो IF में क्या आएगा? K1 A स्टार। ठीक है, बाकी IA में ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोरेसेंस का है ना, ये तो ये सारा ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है देखना जरा। K1 A स्टार ऐसा आ जाएगा नीचे। देखो, ये A स्टार तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो A स्टार कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचा? K1 प्लस K2 प्लस K3 Q। ठीक है, ये कॉमन निकल गया। कॉमन निकलने के बाद ये कट जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बचा?
K1 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3 Q, ठीक है, क्लियर है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, अगर क्वेंचर नहीं है, ये वाला क्वेंचर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, K1 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है, ऐसे ही बनेगा K1 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है, इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं फिर से, इसको ऊपर रख के इसको नीचे रखे, ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म क्या है, देखो QF है ना, सॉरी साई एफ है ना, साई एफ की वैल्यू क्या है बताना, K1 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3 Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय साई एफ नॉट क्या है, ये वाला K1 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा, याद रखो, ठीक है, लाइक K1 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3 Q, ठीक है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाना है K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1, ये K1 K1 आपस में कैंसिल, बचा क्या, K1 प्लस K2 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3, तो देखो ये बना K1। अच्छा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 1 प्लस, ओके ये आपका ये बचा ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, देखना, तो इसका एलसीएम लूं, K1 प्लस K2 एलसीएम आएगा, ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3 Q, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है ना, ये वाली जो हमारी बनी K1 प्लस K2 और नीचे क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ऊपर कौन सी टर्म रखनी थी, ये वाली ना, नीचे ये वाली। ओके तो गर्ल्स इसको ना सही कर लेना, आपकी बुक में उल्टा दिया है, इसको साई फाई नॉट ओवर साई फाई आएगा, ठीक है, उन्होंने उल्टा दिया है, फिर हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, मतलब Q ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ इस सारे एक्सप्रेशन को, ये सारे रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं टाउ पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना 1 प्लस टाउ K3, ओके सॉरी इसको K3 को नहीं करना, 1 ओवर K1 प्लस K2 को टाउ पुट कर दो, ठीक है, ये क्या बना 1 प्लस K3 T टाउ Q, ठीक है। ओके तो अब इसमें ना ये जो आपका कांस्टेंट है ना, इसको स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो आपकी इक्वेशन आती है ना, इसको बोलते हैं स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका ये जो रेशियो है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्वेंचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस की क्वेंचिंग में रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कम्स टू फोटोसेंसिटाइजेशन। अब देखो फोटोसेंसिटाइजर्स क्या होते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस जो जिसके ऊपर खुद तो केमिकल, मतलब अगर वो लाइट एब्जॉर्ब, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपका ना रिएक्टेंट है ऐसा है कि जिसके ऊपर अगर आप रेडिएशन फॉल भी करते हो ना, तभी भी ये कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, ठीक है। कई रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं, तो ऐसे रिएक्टेंट्स में हमें कोई ना कोई एक एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है, ताकि अगर इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो ये इसको इनिशिएट करे फॉर एब्जॉर्बिंग द लाइट, फॉर एब्जॉर्बिंग द इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजेशन। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स देख लो, 3-4 एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पहले तो ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आप ऊपर जितनी भी लाइट फॉल करवाते हो ना, तो वो आपके एटॉमिक फॉर्म में नहीं आता, लेकिन जब आप मरकरी वेपर की प्रेजेंस में इसको करते हो, सपोज ये मरकरी है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, फिर इस एक्टिवेटेड मरकरी के साथ हाइड्रोजन को डील करते हो, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन को एक्टिवेट, एक्टिवेटेड जो हाइड्रोजन होता है ना, वो आपका फर्दर जो है उसकी डिसोसिएशन देता है, ठीक है, ये है ना आपका HH, ठीक है, इसकी डिसोसिएशन होएगी तभी तो ये 2H बनेगा ना, मतलब हाइड्रोजन की डिसोसिएशन जो है डायरेक्ट लाइट उसके ऊपर फॉल करवाने से नहीं होती, लेकिन मरकरी की वजह से होती है, ठीक है। तो इधर मरकरी क्या आएगा आपका, फोटोसेंसिटाइजर।
ठीक है। नेक्स्ट इज द डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, अगर आप इथिलीन की डिसोसिएशन देखते हो तो इथिलीन भी खुद डिसोसिएट नहीं करता अनलेस अंटिल आप मरकरी के उसके ऊपर मरकरी के साथ उसको एक्साइट नहीं करते। देखो ये मरकरी इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, वो क्या आ गया, एक्टिवेट हो गया। फिर एक्टिवेटेड मरकरी को इथाइलिन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इथिलीन भी क्या हो जाता है आपका, एक्साइटेड। फिर ये डिसोसिएट करता है इनटू एसिटिलीन। क्लियर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी तब तक कंबाइन करके ग्लाइऑक्सिल नहीं बनाते जब तक मरकरी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इधर भी मरकरी क्या करेगा, फोटोसेंसिटाइजर एक्ट करेगा। सपोज मरकरी इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, वो एक्टिवेट हो गया, फिर वो हाइड्रोजन को एक्टिवेट करेगा पहले। ठीक है, फिर आपका जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके HCO बनाएगा। देन HCO अगेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ मिलके HCHO बनाएंगे। ठीक है, फिर वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिल बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर आप बताओ तो वो आप फोटोसिंथेसिस की बता सकते हो। देखो फोटोसिंथेसिस में भी आपको पता है क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे कि प्लांट्स में नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड जो है और इनहेल करते हैं वो, और एयर में मॉइस्चर होता है। ठीक है, और डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, लेकिन जब तक क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल इधर क्या एक्ट करता है, एज अ फोटोसेंसिटाइजर, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड की डिकम्पोजिशन की, ये भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, रिकॉर्डर के एक पार्ट में किया था हमने इस एग्जाम्पल को, यूरेनल आयंस को। यूरेनल आयंस भी पहले एक्टिवेट होते हैं और फिर वो ऑक्सैलिक एसिड की क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट कम टू फोटो इनहिबिटर्स। फोटो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्वांटम यील्ड को क्या कर दें, लोअर डाउन कर दें। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फोटो इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, फोटो इनहिबिटर्स। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम और फोटोस्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमेशा ही फोटोकेमिकल होगी, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर कि वो फोटोकेमिकल हो रही है कि थर्मल हो रही है। ठीक है, बोथ आर द पॉसिबिलिटीज। तो सपोज अगर रिएक्शन हो रही है तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उस केस के उस स्टेज के बाद ना आप मॉलिक्यूल के ऊपर जितनी मर्जी लाइट जो है वो फॉल करवाई जाओ, वो मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम या फिर फोटोस्टेशनरी स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर जब आप लाइट फॉल करवाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनती है, साथ ही ये दोबारा से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही एंथ्राजीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आइसोमराइजेशन ऑफ दिस एसिड, देन ऑक्सीजन से ओजोन। ठीक है, ओजोन से ऑक्सीजन। सो दीज आर द बेसिकली रिएक्शंस। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हमने इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करना है तो देखो ये सिंपल थर्मल रिएक्शंस के केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ना थोड़ा सा फोटोकेमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस होता है दोनों में। ये क्यों होता है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ना आपका इक्विलिब्रियम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। वेयर एज थर्मल रिएक्शंस में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि वो कैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। सपोज ए टू बी इज फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट K1 है, बी टू ए बैकवर्ड रिएक्शन उसका K2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली K1 A के ऊपर, और बैकवर्ड में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, B के ऊपर, क्योंकि उसमें B रिएक्टेंट है ना, तो K2 B आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब K1 को उधर ले गए, K2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए B को इधर ले आए। ठीक है, मतलब इसको इधर ले आए, उसको इधर ले गए। ठीक है,
ये बन जाएगा। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं एक सिंपल कांस्टेंट लिख दूं के, तो यहाँ से क्या आ गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड के ऊपर। नेक्स्ट इज फ्लैश फोटोलिसिस। अब फ्लैश फोटोलिसिस क्या होता है कि अगर हम सिंपल कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट्स के ऊपर जो रेडिएशन होती है ना, फॉल करवाई जाती है, वो मॉडरेट या लो इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो काफ़ी लो इंटेंसिटी की है तो जो आपके इंटरमीडिएट्स बनेंगे ना, लाइक जो आपकी एक्टिवेटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आपका आता है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगी। ऑब्वियसली अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है तो वो भी लो कंसंट्रेशन का ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फ्री रेडिकल या ऐसे कोई भी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को स्टडी करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना फ्लैश फोटोलिसिस को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस्ड फ्लैश ऑफ लाइट को यूज़ किया जाता है जिसकी एनर्जी अराउंड 10⁵ जाउल्स होती है फॉर एवरी 10⁻⁻5 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पावरफुल फ्लैश ऑफ लाइट है ना, वो इनिशिएट करता है फोटोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, इसमें कई केसेस में फ्लैश फोटोलिसिस में रेट कॉन्स्टेंट्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्लोरीन एंड ऑक्सीजन की। ठीक है, तो पहले क्लोरीन को एक्टिवेट किया, फिर ऑक्सीजन को किया, ऑक्सीजन एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो फ्लैश फोटोलिसिस से ना क्या किया जाता है, क्लोरीन और एक्टिवेटेड ऑक्सीजन को कंबाइन करके ये क्या बनता है, ClO, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो मोनो ऑक्सी रेडिकल। ठीक है, ये फ्लैश फोटोलिसिस से बनता है। ठीक है, तो इसका रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dt किया तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैश फोटोलिसिस। ठीक है, तो फ्लैश फोटोलिसिस क्या होता है कि जिससे आप हाई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन को यूज करके हाई कंसंट्रेशन वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाते हो ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नाउ प्लीज, अगर किसी को किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन फ्रीली आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।